सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं केपी क्लासेस लाहौर में। तो जैसा कि 21 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक हमारी डेमो क्लास से रहनी थी, जिसके अंदर 21 जुलाई को जो क्लास रिकॉर्ड हुई थी वो टेक्निकल इशू के कारण अपलोड नहीं कर पाए, जिसे आज सुबह अपलोड कर दिया है। आप केपी कॉलेज लाहौर के यूट्यूब चैनल से उसे देख सकते हैं। और जिस घड़ी का आप सभी का इंतजार था वो आ चुकी है। आज अपन डेमो क्लास के अंदर स्टडी करना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप सभी के सामने है कि जो ये अपनी क्लास है ना, आज की ये क्लास केवल रीट के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। सब जितने भी कंपटीशन का आप एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे वो 1 महीने बाद है, चाहे वो 6 महीने बाद है, साल बाद है, ठीक है, आप सबके लिए बेस्ट बेनिफिट के लिए रहेगी ये क्लास। और ये क्लास रहेगी आज की जो अपनी वो स्टेट लेवल पर रहेगी, ठीक है। जो स्टेट लेवल की वैकेंसी उनसे रिलेटिव रहेगी क्लास। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं क्लास को। ऑल कॉम्पिटिटर जो है वो आ जाए जल्दी से। और यहाँ आपको पुलिस कांस्टेबल, एसआई, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, प्री बीएसटीसी, पीटेट, पटवार, ग्राम सेवक, और इसके अलावा ये क्लासें जो है वो यहाँ मिलेंगी। और इसके अलावा जो ज्योग्राफी की स्पेशल क्लासें हैं, जो सिर्फ ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए चाहिए होती हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको, और यूजीसी नेट करने वालों को चाहिए, तो वो भी केपी कॉलेज की प्लेलिस्ट से जाकर के ज्योग्राफी की क्लासों को देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, पृथ्वी राउंड कर रही है सूर्य के चारों ओर, पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में राउंड कर रही है, ठीक है। तो साथ साथ में परिक्रमा भी कर रही है और अपने जगह पे घूम भी रही है। जहां वो पृथ्वी का अक्ष है वो अपने अक्ष पर घूम भी रही है और सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगा रही है। तो अपने अक्ष पे घूमेगी तो उससे क्या होगा, दिन रात बनेंगे, ठीक है। अपने अक्ष पर घूमने से दिन रात बन रहे हैं, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से ऋतुओं में चेंज आता है, ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। लेकिन हम अपन आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, जो क्लास यहाँ डेमो क्लास में आपको सिर्फ आपको क्लास क्या मतलब क्लास कैसे होगी ये चीज आपके सामने शो की जाएगी, और बाकी जो डिटेल में अपन करेंगे ना क्लास, वो फिर पेड कोर्स में ही अपन कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर भी मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा जानकारी यहाँ पे क्लास में छोड़ूंगा। आप लोग बने रहिए मेरे साथ में। चलिए देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले कहीं पर भी मतलब आज मैं जो आपको टॉपिक करवाने जा रहा हूँ वो ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी से रिलेटिव है। इसके बाद की दूसरी क्लासें भी होंगी आपकी, इसलिए बने रहिएगा। और यहाँ हम ज्योग्राफी को जब भी आप पढ़ें, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो वर्ल्ड की ज्योग्राफी हो, और चाहे वो राजस्थान की ज्योग्राफी हो, ठीक है, वहां पर आपको मैप अच्छे तरीके से आना चाहिए। देखो, मैप जब तक आपको अच्छे तरीके से नहीं आएगा, आप क्लासों को अच्छे से समझ नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसलिए मैप को भी समझना जरूरी है, और मैप के साथ साथ अपने को अक्षांश देशांतरों के बारे में भी जानना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जल्दी से मैं आपके सामने एक नजर में घुमा देता हूँ कि अपने पास जो है वो क्या क्या यहाँ पे शो हो रहा है। देखो, मैप के अंदर आप शो देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास में भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, ठीक है, या पूर्व से पश्चिम की ओर। ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। तो इन पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहते हैं, ठीक है ना। जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है रेखाएं, इन्हें अक्षांश कहते हैं। और जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, इन्हें देशांतर कहते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची जाएंगी उन्हें अपन देशांतर कहेंगे। ओके, तो जो 0 डिग्री अक्षांश है उसका नाम भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश का नाम भूमध्य रेखा है, और 0 डिग्री देशांतर का नाम ग्रीनविच रेखा है। 0 डिग्री देशांतर, तो यही 0 डिग्री देशांतर जो है यही अपना समय निर्धारित करने में सहायता करती है कि समय को किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। प्रत्येक देश का समय अलग अलग क्यों होता है, वो इन्हीं देशांतरों की मदद से ही देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जरा क्या है, अब देख लेते हैं महाद्वीप जो है, क्योंकि जितना जो भी वर्ल्ड है, जो पृथ्वी है, वो अलग महाद्वीप और महासागरों में बटी हुई है। तो यहाँ देखेंगे आप कि हमारे पास में 7 महाद्वीप है,
महाद्वीप और 5 हमारे पास में महासागर है, महासागर। हालांकि कई कई जगह पर ही 5 आता है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे 4 ही महाद्वीप माने जाते हैं, 4 ही महाद्वीप महासागर कहे जाते हैं, ठीक है ना। तो 7 महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा उत्तरी अमेरिका है, चौथा दक्षिण अमेरिका है, उसके बाद में 5वां आ जाएगा हमारे पास में अंटार्कटिका, छठा आ जाएगा यूरोप और 7वां आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ यहाँ पे। और अगर आपको ये चीजें डिटेल में चाहिए, पूरी अच्छे तरीके से हर क्लास की पूरी डिटेल चाहिए इनकी, तो भी आप मेरी पहले से क्लासें बनी हुई हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, अब हमने यहाँ पे 2 लाइनें खींची हैं। इन लाइनों का जो नाम है वो है कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा जो है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी उत्तर की ओर जा रहे हैं। अब अपन 0 से ऊपर की ओर जा रहे हैं, इसलिए नॉर्थ अक्षांश कहलाएगा। और 0 डिग्री से नीचे की ओर आएंगे, जब हम 0 डिग्री से, ये 0 डिग्री से अब जब हम नीचे की ओर आएंगे तो हमारे पास में क्या रहेगा, दक्षिण अक्षांश रहेंगे। ओके, तो ये 23.5। अब ये 23.5 ही क्यों काउंट किया गया है? अभी ये 23 डिग्री भी तो काउंट कर सकते थे, 24 कर सकते थे, 25 कर सकते थे, 23.5 ही क्यों काउंट किया गया? तो देखिए इसका भी एक कारण है, इसका भी एक रीजन है। क्या रीजन है देखते हैं यहाँ पे। देखो, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है ना, वो पृथ्वी हमारी जो है वो बिल्कुल सीधी ना होकर के, बिल्कुल सीधी अपने अक्ष पर सीधे ना होकर के झुकी हुई है। उसका जो झुकाव है वो कितने का है? 23.5 डिग्री का झुकाव है। तो 23.5 डिग्री का ये झुकाव होने के कारण क्या होता है, ये अपने ऋतु परिवर्तन होंगे। आगे आगे चल के इनको आगे अलग से देखेंगे। तो ये 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण सूर्य की किरणें क्या होती हैं, कई बार तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में चली जाती हैं हाईएस्ट पे, और कई बार 23.5 डिग्री दक्षिण में आ जाती हैं। आपने देखा होगा जून महीने के अंदर अपने यहाँ पे गर्मी होती है पूरी, क्योंकि देखो भारत यहाँ पे है, भारत कर्क रेखा पर है, बिल्कुल कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, ये बात नोट कीजिएगा। तो भारत की स्थिति ये आगे हमारे पास में, तो कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से काटती है। तो कर्क रेखा पर सूर्य आता है 21 जून को, कर्क रेखा पर सूर्य कब आता है? 21 जून को, इसीलिए जून महीने में यहाँ हमारे भारत में गर्मी रहती है। और मकर रेखा पे सूर्य जाता है, मकर रेखा पे जाता है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे जाता है। और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया। तो मकर रेखा 22 दिसंबर को तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु होगी और भारत में क्या होगी? शीत ऋतु होगी। और 21 जून की बात करें तो 21 जून के समय उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध यानी कि इस 0 डिग्री के उत्तर का हिस्सा, इस 0 डिग्री से उत्तर का जो हिस्सा है उस उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो वहां क्या होगा? दिन बड़े होंगे। कब? 21 जून को, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा, उसी दिन ही दक्षिण गोलार्ध में छोटा दिन होगा, ठीक है। और 22 दिसंबर की बात करें तो 22 दिसंबर को इसका ऑपोजिट हो जाएगा। जो बातें मैं बोल रहा हूं जोर देकर के उनको आप नोट कर लीजिएगा। बेसिक क्वेश्चन होते हैं, कई बार ये भी समझ में नहीं आते, इसलिए इनको अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। और ऐसा क्यों हो रहा है, यानी अगर आपसे कोई पूछ ले, नॉर्मली पूछ ले कि ये सूर्य जो दिन रात बड़े छोटे क्यों होते हैं, ये बड़े और छोटे होने का कारण क्या है? पृथ्वी का झुकाव ही इसका बड़े छोटे होने का कारण है, ठीक है। तो इसी के साथ में आगे देखते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको जो हाईलाइट करने वाला था वो ये एरिया था हमारा, कि जो हमारा इंडिया है उसकी हम बात करने वाले थे। तो जरा एक बार गौर फरमाइएगा, भारत जो है वो 0 डिग्री से किस दिशा में है? यहाँ पर आप जल्दी से मुझे बताइए कमेंट करके, भारत जो है 0 डिग्री से किस दिशा में है? ये 0 डिग्री है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक मिनट जल्दी से बताइए मुझे जरा, भारत 0 डिग्री अक्षांश से किस दिशा में है और 0 डिग्री देशांतर से किस दिशा में है, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको मैं अरेंज कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए जरा, ये हमारे पास में 0 डिग्री है, तो भारत 0 डिग्री से
नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है। तो यहाँ से तो रहा उत्तर दिशा में। फिर हम 0 डिग्री देशांतर की बात करते हैं। इस 0 डिग्री देशांतर से भारत किस दिशा में है? इस साइड में है। अब ये वाली साइड कौन सी है? तो ये साइड तो पूर्व है, तो ये साइड पूर्व है। इसका मतलब भारत जो है वो किस गोलार्ध में आएगा? कौन सा गोलार्ध? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कौन सा है? तो हेमिस्फीयर बनेगा हमारे पास में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध बनेगा यहाँ पे। तो भारत की स्थिति ध्यान रखिएगा, विश्व में उत्तरी पूर्वी है। तो यदि भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी है तो राजस्थान की स्थिति भी उत्तरी पूर्वी होगी। यहाँ क्वेश्चन भारत से नहीं, हम राजस्थान पे पहुंचना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपसे ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान की विश्व के स्थान में स्थिति क्या है? विश्व के संदर्भ में, तो विश्व के संदर्भ में बनेगी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। और ये चीज आप एक बार नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं अपन इंडिया पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमें राजस्थान तक पहुंचना है। तो इंडिया की चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे फिलहाल। और देखिए, ये सब बेसिक बातें आपको पता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ये सब आप सब चीजें आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। और ये जो क्षेत्रफल है ये विश्व का 2.4% है, यानी 2.4% हिस्सा है। ये जो भारत का हिस्सा है ना, ये पूरे विश्व का ओनली 2.4% है, 2.5% मान लेते हैं अपन इसको। लेकिन इसका जो टोटल है वो आता है 2.41% आता है। इतना ही आता है, 2.5% नहीं आता, 2.5% तो बहुत हो जाता है। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं स्थान कौन सा आता है। तो भारत का स्थान कौन सा है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान आएगा? 7वां स्थान आएगा भारत का। क्लियर है? ये तो होगी क्षेत्रफल से रिलेटिव बातें होगी। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ रहेगा हमारे पास में, ठीक है, जनसंख्या। अब हम जनसंख्या की बात करते हैं। जनसंख्या, तो जनसंख्या की बात कर लेते हैं। ये बात होगी हमारे पास में क्षेत्रफल। तो जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या भारत की है 121 करोड़ जनसंख्या। 121 करोड़ जनसंख्या है 2011 के अकॉर्डिंग, 2011 के अकॉर्डिंग। और अब 2021 चल रहा है, प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। तो अभी 2021 में जनगणना होगी, जिसके आंकड़े 22 तक आ सकते हैं, 22-23 कभी भी आ सकते हैं वो आंकड़े। अभी क्योंकि अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो इसलिए डिले भी हो सकता है। जनसंख्या 121 करोड़ है। और कितना परसेंटेज है? तो परसेंटेज की बात करते हैं तो 17.5% जनसंख्या निवास करती है। पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या जो है वो भारत में निवास करती है, ठीक है ना। और नेक्स्ट आता है इसके बाद में कि स्थान कौन सा रहेगा भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से? तो स्थान कौन सा रहेगा? दूसरा स्थान रहेगा, दूसरा। पहला स्थान आता है चीन का, ठीक है, 138 करोड़ जनसंख्या के साथ चीन पहले नंबर पे है। लेकिन वो अपनी जनसंख्या पे लगाम लगाए हुए है। अब वो हो सकता है बात उससे आगे निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक आपको थोड़ा सा एक ट्रिकी बात बता देता हूँ, आपको याद रखना है कि 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो एक जीरो हटा दीजिए, 201, ठीक है। सॉरी, 201 नहीं, 102 उल्टा लिखना है ना, इसको साथ में उल्टा भी लिखना है। 102 करोड़, 102 करोड़ जनसंख्या थी। 200 करोड़ तो बहुत ज्यादा होगी। 102 करोड़ जनसंख्या है। और 2011 के अकॉर्डिंग, 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसको उल्टा लिखना है और थोड़ा सा चेंज करके। देखो, 1 पहले लिख दिया, फिर 2 लिख दिया और फिर से एक 1 और लिख दिया। 0 यहाँ पे भी हटाया था, 0 यहाँ भी हटा दो। तो ये देखो, इस तरीके से आपको यहाँ टिक बना लेनी है। और अगर हम इस अकॉर्डिंग अगर हम अनुमान लगाएं तो वैसे तो अपने को नहीं चाहिए, ठीक है, फिर भी अपन देख लेते हैं। तो जनसंख्या कितनी आप कह सकते हैं, कितनी जनसंख्या अपने यहाँ पे रहेगी? तो बनता है कितना, या तो 122 करोड़ ही बनता है। तो 122 तो नहीं, ज्यादा रहेगा, 140-38 के आसपास अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, वापस लौटते हैं। चलिए देखें, जनसंख्या और क्षेत्रफल हो गया। फिर हमने देख लिया था कि भारत की विश्व में स्थिति कौन सी है, तो वो भी हमने देख ली थी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। ओके, कोई बात रहेगी तो यहाँ हमारे पास में सामने आ जाएगी।
अब इसकी इसी के साथ में अपन देखते हैं कर्क रेखा के संदर्भ में, ठीक है। कर्क रेखा को अब अपन हाईलाइट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देखेंगे नीचे भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा आपने पहले भी देखा था कि भारत भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा में है, यानी ऊपर है। इसका मतलब वो गैप है, भूमध्य रेखा से भारत का गैप है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ना, ये दक्षिणतम नहीं, दक्षिणी बिंदु जो है, दक्षिणतम बिंदु तो यह बनेगा अंडमान निकोबार पे, ठीक है। ये दक्षिणी बिंदु कहलाता है। तो दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है ना, कन्याकुमारी, इसकी दूरी भूमध्य रेखा से 678 किलोमीटर, यानी 876 किलोमीटर दूरी है भूमध्य रेखा से। भारत की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? 876 किलोमीटर। ओनली 876 है। ये 876 बहुत ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है, बहुत थोड़ा एरिया है। तो जिस वजह से क्या है कि यहाँ टेम्परेचर हाई रहता है। टेम्परेचर हाई रहेगा क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष भर भूमध्य रेखा के आसपास रहता है, इसलिए यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। खैर, उसे अपन जलवायु के टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। 876 किलोमीटर की दूरी है। और ये जो पार्ट आते हैं हमारे पास में, ये कौन कौन से आ चुके हैं? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है, और ये दोनों के दोनों किसका हिस्सा है? हिंद महासागर के पार्ट है। हिंद महासागर जो महासागर का नाम रखा गया है वो इंडियन ओशन नाम है इसका, और इंडिया के नाम पर ही इसका नाम हिंद महासागर रखा गया है। ओके, उसके बाद देखिए जरा कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है, आप सभी को पता चल चुका है इसके बारे में। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो है ये कर्क रेखा, ये भारत के मध्य से गुजरती है, बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। और ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं उसको अपने अभी यहाँ पे देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप याद करने का एक तरीका बना लीजिए। आपको जैसे भी सूट करता हो आप अच्छे तरीके से याद कीजिए। फिलहाल मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ हमारे पास में रहेगा राम जाके 6 बंगु मित्र, राम जाके 6 बंगु मित्र, ठीक है। अब राम जाके जो 6 बंगु मित्र हैं उनकी बात करते हैं। तो रा से समझ गए होंगे आप कौन आ रहा है? राजस्थान आ रहा है, ठीक है। राजस्थान आ रहा है। मैं से मध्य प्रदेश आ रहा है, एमपी। जा से झारखंड आ रहा है, झारखंड। और 6 से छत्तीसगढ़ आ रहा है, छत्तीसगढ़ आ रहा है। ब से बंगाल आ रहा है, बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, ठीक है। गु से गुजरात आ जाएगा, मी से मिजोरम, और त्रि से त्रिपुरा। तो ये हमारे पास में 8 स्टेट हो चुकी हैं जो जिनके मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अब इनका सीक्वेंस ध्यान रखेंगे। देखो ये तो था याद करने का तरीका कि याद करना है अपने को कि कौन कौन सा राज्य में से कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन जो क्वेश्चन बनेगा ना आगे, वो क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि पश्चिम से पूर्व की ओर कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, उनका सही क्रम बताएं। उसका सही क्रम अपने को पता होना चाहिए। पश्चिम से पूर्व पूछ सकता है या पूर्व से पश्चिम पूछ सकता है। तो जब हम पश्चिम से पूर्व की बात करेंगे तो पहले कौन सा आएगा? गुजरात। दूसरा कौन सा आ जाएगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। देखिए यहाँ पे अगर शो नहीं हो रहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। देखो ये गुजरात, एक नंबर गुजरात, दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। क्वेश्चन ऐसे आ चुका है कि जैसे अपने को दे दिया गया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और एक मैं यहाँ से ले लेता हूँ तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ये 4 मैंने ले लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन कौन सी बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, और एक मैं यहाँ से लेता हूँ आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा राज्य पश्चिम में पहले शुरू होता है, यानी पश्चिम की ओर उनका सही क्रम बताएं। पश्चिम से पूर्व की ओर राज्यों का सही क्रम बनाएं। तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि सबसे पहले कौन सा शुरू हो रहा है। देखो मध्य प्रदेश यहाँ से शुरू हो रहा है, इस एरिया से मध्य प्रदेश शुरू हो रहा है, और इस एरिया से शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश यहाँ से, क्योंकि हम पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं, इसीलिए ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ से हो रहा है आंध्र प्रदेश, और यहाँ से हो रहा है तेलंगाना। देखो तेलंगाना तो सबसे लास्ट में आएगा, ये बात आप समझ चुके हैं। अब डिफरेंस, मध्य प्रदेश पहले आएगा। डिफरेंस नोट होना चाहिए आपको।
यूपी और आंध्र प्रदेश में, तो इसमें यूपी पहले आएगा, ठीक है ना। अगर आप स्केल रख करके यहाँ पे आप देखेंगे तो यूपी पहले आएगा, तो इसे चेक करना। तो ये चीज है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन यहाँ से पुट हो जाते हैं इस प्रकार से। तो ये क्वेश्चन के आंसर आप कब दे सकते हैं, जब आपके वो मैप आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा मैप आपके दिमाग में आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन करते टाइम पता क्या होता है, जब आप क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम देते हैं, फाइनली एग्जाम देते हैं, तब उससे पहले आपके दिमाग से सब कुछ आउट हो जाता है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो सही होता है, मतलब वो सही आपको रिफ्रेश होता है उस टाइम, क्योंकि ठीक है आपका दिमाग अब कुछ भी नहीं सोच रहा, बिल्कुल फ्रेश हो चुका है अब। लेकिन अपने को लगता है यार कुछ भी नहीं आ रहा, सब कुछ भूल चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपको उस टाइम कुछ भी नहीं आया। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम में बैठने के बाद जब आप क्वेश्चन को रीड करें, उस टाइम क्या करना है, आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करना है, आधा हाफ ऑफ करके क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड कर लिया, एकदम से चारों ऑप्शन देखने हैं, चारों ऑप्शन देखने के साथ ही आपने आंखें बंद कर लेनी है, क्वेश्चन की रीडिंग की, ऑप्शन पे नजर घुमाया जल्दी से, क्वेश्चन कौन कौन से ऑप्शन है ये पता लगना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि आपको ऑप्शन ना पता चले। तो कौन कौन से ऑप्शन है ये आपके सामने आए, और उसके साथ ही आपने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के बाद आप क्या होगा कि जो आपका राइट आंसर होगा ना, वो हाईलाइट हो जाएगा अपने आप, ये बिल्कुल राइट है, आप इसको आजमा के देख लीजिए भले ही, क्योंकि जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होता है ना, वो आपके सामने जरूर हाईलाइट होगा। ठीक है, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था हमारे पास में कर्क रेखा से संबंधित हमने बात देख ली, और अब साथ ही देख लेते हैं अपनी 82.5 डिग्री। देखो ये 82.5 डिग्री आपके सामने आ चुकी है, आप सोच रहे होंगे कि सर ने अभी तक इसके बारे में बताया नहीं, ये क्या है। तो 82.5 डिग्री जो रेखा है ये देशांतर है, ये तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है, तो ये देशांतर रेखा है। और ये कौन सा देशांतर है, पूर्वी देशांतर है या पश्चिमी, ये ध्यान होना अच्छे से जरूरी है, क्योंकि भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी और पूर्वी, यानी अक्षांश उत्तरी आएंगे और देशांतर पूर्वी आएंगे, तो यहाँ पूर्वी देशांतर आ रहा है। तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, ये भारत की मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा है, जो कि 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। यानी क्योंकि सूर्य तो पूर्व से पहले उदय होता है ना, तो हम तो पहले पूर्व में बैठे हैं, तो 0 डिग्री पर जब सूर्य पहुंचेगा, उससे कितना समय पहले इंडिया पर है। मान लेते हैं इंडिया में 12 का टाइम है, 12 पीएम का टाइम है, तो सूर्य को वहां जाने में क्या होगा, 5.5 घंटे लगेंगे, यानी 5.5 घंटे बाद वहां पर 12:30 का टाइम होगा, यानी भारत पर 12 बजे का टाइम है, दोपहर के 12 बजे हुए हैं, इसका मतलब सूर्य भारत के बिल्कुल ऊपर है, ठीक है, बिल्कुल ऊपर चमक रहा है सीधा। और उसके बाद ये पश्चिम में जाएगा, जब ये पश्चिम की ओर जाएगा तो वहां 0 डिग्री पर पहुंचने में 5.5 घंटे लगेंगे, तो 5.5 घंटे बाद वहां पहुंचा, जब वहां पहुंच गया तो वहां टाइम हो चुका है 12 बजे का, 12 दोपहर के 12 बजे का हो गया। लेकिन उस समय भारत में क्या हो चुका है, भारत में शाम हो चुकी है, तो भारत में शाम के 5:30 का टाइम होगा। ये टाइम कैसे निकालते हैं, इसकी अलग क्लास देखेंगे जब अपन वर्ड के बारे में देख रहे होंगे, ठीक है। ओके, अच्छा एक बात यहाँ पे रह गई थी पीछे, हाँ क्या रह गया, ये कि राजस्थान की जो स्थिति है वो विश्व के संदर्भ में क्या थी, उत्तरी पूर्वी देशांतर था, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध था। लेकिन भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, भारत के संदर्भ में, अब देखो भारत के संदर्भ में अगर आप देखते हैं तो भारत को 4 भागों में यहाँ कट करना होगा आपको, ऐसे बीचों बीच से कट किया 4 भागों में, तो जैसे आपने 4 भागों में कट किया, तो ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। अब बात अब ये मुझे बताइए कि राजस्थान कहाँ है, ये रहा, ये राजस्थान लोकेट है यहाँ पे। राजस्थान की स्थिति क्या बनेगी कमेंट में बताइएगा, ठीक है। वैसे भी यहाँ लिखा हुआ है, अगर आपने लिख लिया हो तो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि हमें मेनली राजस्थान पर पहुंचना था, तो राजस्थान के बारे में देखते हैं। राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतीय विस्तार की बात करनी है अपने को, स्थिति देख ली, अब विस्तार की बात करते हैं। और इसी के साथ में पहले आपको ये बता देता हूं कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ये
42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 यानी 34,22,39 ऐसे भी बोल सकते हैं। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर ऐसे भी कह सकते हैं आप, ठीक है। और अब देखिए ये वर्ग किलोमीटर में है। यहाँ मैं एक आपको रोचक बात बताता हूँ, वर्ग मील में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना रहेगा। देखो आपको वर्ग मील में कोई बताएगा ही नहीं, देखो कितना क्षेत्रफल रहेगा वर्ग मील के अंदर। तो देखिए पहले मैं यहाँ पे देखो एक बार वापस से लिखता हूँ, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर आपको किसी ने बताया भी होगा तो आपको याद नहीं रहा होगा कि कितने वर्ग मील कहा गया था। देखिए अब आपको करना क्या है, पीछे की दो डिजिट सेम रखनी है, यहाँ से एक कम कर देना है, 139 हो गया, ठीक है। और अब फिर से ये डिजिट सेम रखनी है, तो यहाँ से भी एक कम करना है, यहाँ से दो कम कर देंगे। यहाँ से दो कम करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100, यानी 132 139 132 139 1,32,139 वर्ग मील। ये जो क्षेत्रफल बनेगा ये किसमें बनेगा, वर्ग मील में क्षेत्रफल बनेगा। और ये जो किसमें है, ये वर्ग किलोमीटर में है। दोनों का डिफरेंस अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। ऐसा नहीं मतलब कहने का मतलब गुरु शिखर की ऊंचाई, देखो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर, हर किसी को पता है 1727 मीटर 22 मीटर, हर कोई कह देगा, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन पूछा गया था कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, और ऑप्शन में कहीं पर भी 1722 नहीं था। 1722 जहाँ पे था वो उसके आगे लिखा हुआ था फुट, यानी फिट, कितनी फिट, 1722 फीट, 5650 फीट, 3600 फीट, इस प्रकार से अलग अलग फिट में, यानी कि उसकी मीटर में नहीं दिया गया था, किसमें दिया गया था, फिट में दिया गया था। यानी फिट में देने का मतलब अब क्या हुआ, अब ये तो 1722 वाला तो ऑप्शन गलत हो गया, तो इसलिए आपको साथ में याद रखना था कितना, 5650 फीट, यानी उसकी जो ऊंचाई है गुरु शिखर की वो 5650 फीट है। तो कहने का मतलब अब क्या हो गया है, क्वेश्चन जो बनने का तरीका है, देखो जब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो तब एग्जामिनर जो होता है वो भी एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए देखो क्वेश्चन बदलते नहीं, आपको ये लगता है कि क्वेश्चन बाहर से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन सिलेबस में से ही आता है, लेकिन उसको थोड़ा सा घुमा करके दिया जाता है, इस तरीके से घुमा दिया जाता है कि हमें ये लगता है कि ये तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहा कोई, है ना, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है इसके बारे में, तो नहीं पढ़ा तो इसका मतलब आउट ऑफ सिलेबस हो गया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद में आगे देखिए जरा, ये तो था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं ये कितना प्रतिशत है, यानी भारत का कितना परसेंटेज रहेगा ये, तो भारत का ये रहेगा 10.41%, 10.41% एरिया है ये भारत का, यानी ये 10वां हिस्सा है। भारत का कितना हिस्सा रहेगा, 10वां हिस्सा रहेगा। आपसे 10वां हिस्सा पूछ सकता है कि भारत किस कौन सा हिस्सा है, 10वां भाग है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का कितना हिस्सा है, तो 1/5 इस भाग, 1/10 भाग, 1/12 भाग, 20 भाग, ऐसे मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन चीजों को भी अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखते हैं स्थान कौन सा है, तो स्थान तो अब आप समझ ही गए होंगे, और वैसे भी आपको स्थान का पता होगा कि स्थान कौन सा है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो पहला स्थान है। फिर आती है बात जनसंख्या की, जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या है राजस्थान की 6.86 करोड़, 6.86 करोड़ जनसंख्या है राजस्थान की। और ये जनसंख्या है 5.65% है, 5.65% जनसंख्या है ये, ठीक है ना। और उसके बाद हम बात करते हैं तो आता है हमारे पास में स्थान, स्थान कौन सा रहेगा जनसंख्या की दृष्टि से, तो स्थान आता है 8वां, 8वां स्थान आता है राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से, भारत में 8वां स्थान है। क्लियर है दोस्तों, इतनी बात क्लियर करेंगे। अब देखिए हम बात करने वाले थे अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की। अब अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार एक बार आपको मैं उसकी झलक दिखा देता हूं, और फिर हम उसको याद भी करना है हमें, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि कर्क रेखा राजस्थान के उनमें से गुजरती है, ये तो आपको पिछले स्लाइड में पता चल गया था, लेकिन कहाँ से निकलती है ये अब पता चलना जरूरी है। तो कहाँ से निकलती है, दक्षिण भाग से निकलती है। और दक्षिण में अगर आपको जिले पता है अच्छे तरीके से तो मुझे आप जिले बताएंगे कि ये जिला कौन सा है और ये जिला कौन सा है, ठीक है। तो क्योंकि जिले देखो मैप अच्छे तरीके से क्लियर होना जरूरी है।
अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ते हो, कल्चर भी पढ़ते हो ना, तो आप कल्चर हिस्ट्री को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपको उसका ज्योग्राफिकल एरिया नहीं पता होता। तो देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, आप समझ गए 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। तो मैं इसको ये लिखूंगा 23.5 डिग्री, यानी 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ अक्षांश, क्योंकि हर एक डिग्री को एक 60 मिनट में बांटा गया। 60 मिनट, एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? ये आप सबको पता है, 60 सेकंड होते हैं। ये ज्योग्राफिकल लैंग्वेज के अंदर इसको इस तरीके से कोड किया जाता है। 23 डिग्री 30 मिनट से में क्या होती है? कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन भारत का जो दक्षिणी, सॉरी, राजस्थान का जो दक्षिणी बिंदु है, वो कहाँ से शुरू हो रहा है? यानी राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार शुरू कहाँ से हो रहा है? कर्क रेखा से तो नहीं हो रहा, उससे भी तो नीचे हो रहा है। तो कहाँ से शुरू हो रहा है? तो ये बनता है हमारे पास में 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ अक्षांश। अब आपने इसको अटैच करके रखना है आपस में। 23 डिग्री 30 मिनट था, 30 था, तो 30 को उल्टा किया तो क्या बना? 03। 30 को उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? 03 बनेगा। अब इसी से ही हमें ऊपर चलना है। ऊपर की ओर जब हम जाएंगे तो यहाँ हमारे पास में जो आएगा, तो देखिए जरा क्या है, ये यहाँ पर पॉइंट है दोनों के दोनों, एक नीचे और एक ऊपर। अब देखिए, जब अपन ऊपर वाला देखेंगे तो वहां पर भी 30 को याद रखना है। तो किसको? 30 हो गया। 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ अक्षांश हमारे पास में आ चुका है। और देशांतर कैसे आएंगे? जल्दी से बताइए, देशांतर कैसे आएंगे? देशांतर आएंगे हमारे पास में पूर्वी, पूर्वी देशांतर आएंगे, ठीक है ना। और पूर्वी देशांतर में आ गया है 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट हमारे पास में पूर्वी देशांतर आ चुका है, ठीक है। अब देखो, इसको थोड़ा सा अपने को याद करना है, एक तरीके से याद करना है। तो इसके लिए आप रफली ये चीज बना सकते हैं इस तरीके से, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अक्षांशीय विस्तार रहेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास में देशांतरीय विस्तार रहेगा। देखो, करना क्या है आपको, बेसिकली आपको ध्यान रखना है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ अक्षांश। अब उल्टा करो इसको, 30 को 03 को उल्टा करो तो क्या बना? 30 डिग्री। और इसको उल्टा करो, 23 को उल्टा करो तो क्या बन जाएगा? 32 बन जाएगा। 32 बन जाएगा तो 32 नहीं, हमें कितना रखना है? 12 रखना है। 32 की जगह हमें 12 रखना है, 12 मिनट। इस तरीके से अपन देखेंगे। अब इस 12 इसी 30 को लेके चलेंगे यहाँ पर, इसी 30 को यहाँ लेके चलेंगे। लेकिन देखो, पहले क्या था यहाँ पे? बाद में था ये, पहले ये मिनट की शेप में था, फिर ये डिग्री की शेप में बना, और अब फिर से ये मिनट की शेप में जाएगा। तो मिनट की शेप में जाएगा तो इसका मतलब ये तो बाद में लिखा जाएगा, ये तो बाद में लिखा जाएगा। इसका मतलब पहले क्या लिखा जाएगा? तो पहले लिखा जाएगा 60 यहाँ पे 9, ठीक है ना, 69 डिग्री 69 डिग्री 69 डिग्री 30 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अब इसी 69 से हमें बनाना है 78, 78 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? एक में बढ़ा दो, एक में घटा दो। 6 में बढ़ाया 1, 7, 9 में से 1 घटाया 8, 78 डिग्री 17 मिनट। देखिए, आपको जैसे सूट करता है आप उस तरीके से याद कर सकते हैं। देखो, इस तरीके से आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी बात। देखिए जरा यहाँ पे, यहाँ देखते हैं। देखो, सबसे पहले करना क्या आपको, इस तरीके से बनाना है। ये बन गया हमारे पास। देखो, सबसे पहले कर्क रेखा गुजरती है, तो 23 डिग्री 30 मिनट है। 23 का उल्टा किया, 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ अक्षांश। अब यहाँ पे जो ये 3 मिनट हैं, इनको उल्टा कर देते हैं, तो बन जाएगा 30 डिग्री, और याद कितना रखना है? 12 मिनट और नॉर्थ अक्षांश, ठीक है। फिर इसी 30 को यहाँ ले आना है, तो यहाँ बुलाएंगे तो यहाँ तो बन जाएगा ये मिनट में, और यहाँ लिखेंगे 68 डिग्री बार बार वो याद आ रहा है, इंडिया वाला याद आ रहा था इसीलिए। तो 68 डिग्री, ठीक है ना, 68 डिग्री 69 डिग्री 69 डिग्री 30 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी दिशा में, ठीक है। तो ये आ गया, और यहाँ बन जाएगा हमारे पास में, इन दोनों में एक में बढ़ाओ, एक में घटाओ।
78 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी दिशा। तो देशांतर कौन से हैं? पूर्वी। और अक्षांश कौन से हैं? उत्तरी। अक्षांश है उत्तरी। इसका मतलब भारत की स्थिति क्या बनती है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध बनती है। भारत की भी और राजस्थान की भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध बनेगी। ठीक है, ओके। तो फिलहाल एक बार आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो इसलिए तब तक आप क्या करेंगे, सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें जल्दी से जल्दी। और इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, इसलिए बने रहिए हमारे साथ में। नेक्स्ट क्लास भी आपको मैं लेके आऊँगा आगे। तो जितने दिन डेमो है अच्छे तरीके से डेमो लगाएं, डेमो क्लास को देखें। और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।